सभी को नमस्कार। कुंडली खंड के अध्यापक संघों की ओर से जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का एक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है कि आज के समय की मांग को देखते हुए कि जितना भी बच्चों की समस्याएं जो है हल की जा सकें ऑनलाइन माध्यमों से, तो इस प्रयास के तहत जो है ये गैलेक्सी कोचिंग क्लासेस कुंडली का इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम कुछ ऑनलाइन लेक्चर या ऑनलाइन जो है वो मार्गदर्शन के लिए मटेरियल जो तैयार कर रहे हैं। और आज 11वीं कक्षा का जो है वो जो फर्स्ट चैप्टर है सेट, उसके बारे में कुछ बच्चों को जो है समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी जो कंटेंट्स हैं वो पसंद आएंगे, समझ आएंगे। और यदि आपको समझ में आते हैं, ठीक लगते हैं, तो ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ये इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो है हमारा भी हौसला बढ़े और आइंदा और ज़्यादा उत्साह के साथ जो है हम ये काम को आगे जारी रख सकें। तो 11वीं कक्षा का पहला चैप्टर और पहली ही एक्सरसाइज से हम शुरू करेंगे। पहला चैप्टर है उसका सेट, हिंदी में इसको समूचा कहते हैं। सेट की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well defined objects +1 के बच्चे हैं जो खासकर इंग्लिश मीडियम से आते हैं, उन्हें शुरू में थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के जो वर्ड हैं वो भी परेशान करते हैं। तो साथ साथ कोशिश करेंगे हम कि उनके बारे में भी आप लोगों को जो साथ साथ बताते चलें। वेल डिफाइंड है कि सुपरिभाषित, कलेक्शन इसको एक समूह भी कह सकते हैं आप कि एक ग्रुप होता है, समूह होता है। कंडीशन ये है कि ये जो समूह है, ये जो ग्रुप है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड की क्या डेफिनेशन, सुपरिभाषित किसको कहेंगे हम कि एक ऐसी कोई रूल कहें या कोई ऐसा गुण कहें या कोई ऐसी परिभाषा कि जो बिल्कुल क्लियर कट ये कहे कि ये इस ग्रुप में आएगा, ये इस ग्रुप में नहीं आएगा। तो यदि वो ऐसी क्लियर कट डेफिनेशन है उस ग्रुप की, तो उसे हम बोलेंगे कि दैट कलेक्शन इज ए सेट, कि दैट कलेक्शन इज ए सेट। इसको और क्लियर करने के लिए आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम यही डिस्कस करते हैं ताकि जो हमारी डेफिनेशन है सेट की वो भी क्लियर हो। उसमें उसने कई कलेक्शंस दी हुई हैं, 9 कलेक्शन दी हुई है। पहली कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ ईयर whose name starting with J, ये कहना चाहता है कि हम उन महीनों के नामों का एक समूह, एक ग्रुप बनाएं जिनका नाम J से शुरू होता है। तो क्या ये सेट होगा, विल दिस बी ए सेट या नहीं होगा? तो हम कैसे देखेंगे कि क्या हम क्लियर कट ये बता सकते हैं कि इस ग्रुप में कौन कौन आएगा? तो मेरे ख्याल से कोई विवाद नहीं कर सकता। जनवरी, यदि हम कहें कि क्या जनवरी इसमें आएगा, तो कहेंगे कि जनवरी इसमें आएगा जी, क्योंकि जनवरी जो है जे से शुरू होता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल मई आएंगे कि नहीं आएंगे जी, क्योंकि उनमें से जे से कोई भी शुरू नहीं हो रहा है। जून और जुलाई आएंगे, दोनों जे से शुरू है। यानी कि ये जो डेफिनेशन है वो कैसी डेफिनेशन है, सुपरिभाषित है। So this collection of month of year starting with J will be a set। एक सेकंड कलेक्शन इसने ली है इसमें, और कलेक्शन है ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हिंदी में बात करें तो भारत के सबसे मेधावी लेखक या सबसे अच्छे लेखक। तो क्या ये भारत के सबसे अच्छी जो मेधावी या सबसे अच्छे जो लेखक हैं उनका जो ग्रुप है वो एक सेट होगा? तो हम कैसे चेक करेंगे, वही चेक करेंगे कि क्या ये सुपरिभाषित है। वो सुपरिभाषित से ऐसे चेक होगा कि एक लेखक हुए जैसे महादेवी वर्मा, तो आप यहीं से सोचें कि क्या महादेवी वर्मा इस ग्रुप में आएगी या नहीं आएगी, और कोई विवाद तो नहीं हो जाए इस बात पे भी महादेवी वर्मा इसमें नहीं आएगी। कोई ये कह दे कि नहीं वो ज्यादा नामी लेखिका नहीं, तो निश्चित रूप से विवादित है ये। कोई कहेगा कि मुंशी प्रेमचंद इसमें आना चाहिए, कोई कहेगा नहीं आना चाहिए, उनका नाम नहीं।
महादेवी वर्मा का नाम कोई कहेगा आना चाहिए जी, कोई कहेगा नहीं आना चाहिए। यानी कि मोस्ट टैलेंटेड, ये टैलेंट हम किसको कहेंगे, इसकी कोई परिभाषा सही सही नहीं है। तो ये कैसा है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित नहीं है ये। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये जो ग्रुप होगा दैट ग्रुप विल नॉट बी ए सेट, ये सेट नहीं होगा। तो तीसरा है ग्रुप इसमें, तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आपको बताना है इट विल बी ए सेट और अदरवाइज नॉट। तो हम कहेंगे फर्स्ट में लिखेंगे इट विल बी ए सेट और इसे में लिखेंगे इट विल नॉट बी ए सेट। इसी तरह इसमें एक फोर्थ ग्रुप और दिया है और वो है ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी जो 11वीं कक्षा है उसके सभी जो बच्चे हैं उनका जो ग्रुप है क्या वो सेट है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखिए, और डेफिनेशन कैसे देखिए कि क्या कोई विवाद तो नहीं हो जाए यदि मैं कहूं कि भाई इस बच्चे को इसमें ले लिया जाए और ले लिया, तो कैसे ले लिया कि वो 11वीं में है। यदि 11वीं में है तो हमने ले लिया, यदि 11वीं में ना होता तो इसको हम नहीं ले सकते। यानी कि इस ये जो ग्रुप है इस ग्रुप की क्लियर कट डेफिनेशन है, बिल्कुल सुपरिभाषित है ये कि आपके स्कूल में जो 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं वो इस ग्रुप में आएंगे और जो 11वीं कक्षा का विद्यार्थी नहीं है वो इस ग्रुप से बाहर रहेगा। और वो 11वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके नाम रजिस्टर में आपके जो लिखे हुए हैं। तो क्या कहा ये, इट इज वेल डिफाइंड, कि ये जो ग्रुप है इसकी बिल्कुल अच्छी परिभाषा है, कोई किसी भी तरह का उसमें कंफ्यूजन नहीं है। सो इट विल बी ए सेट और इट इज ए सेट, कि ये एक सेट। तो ये हमने 4 ग्रुप जो है वो डिस्कस किए। इसी तरह इसमें एक 5वां ग्रुप भी है और वो है ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 लेस देन 100 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं। क्या ये ग्रुप वेल डिफाइंड है? बिल्कुल वेल डिफाइंड है जी, हमें पता है 1 2 3 4 5 6 और ये आ जाएगा 100 से छोटी है तो 99 तक हम ले लेंगे, तो ये सारा ग्रुप हो जाएगा इनका। तो इस पे कोई विवाद नहीं है। कोई कहे कि क्या 50 इसका मेंबर है, तो हम एकदम कहेंगे जी बिल्कुल इसका मेंबर है क्योंकि 50 नेचुरल नंबर है। कोई कहे -45 इसका मेंबर है, तो हम कहेंगे जी नहीं हो सकता क्योंकि -45 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। कोई कहे कि 102, तो हम कहेंगे नहीं, क्यों जी, क्योंकि 102 तो 100 से छोटा नहीं है। उसने साथ में कंडीशन ये भी लगाई है कि लेस देन 100। तो कैसा है ये ग्रुप, इट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज ए सेट। इट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज ए सेट। 6th ग्रुप इसने लिया है नॉवेल्स, यानी कि उपन्यास रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, बड़े महान लेखक हुए हमारे देश के मुंशी प्रेमचंद जी। उनके द्वारा लिखे गए नॉवेल्स, उनके द्वारा लिखे गए नॉवेल्स का यदि हम एक ग्रुप बनाए तो क्या वो सेट होगा। तो यहां भी आप ये देखिए क्या ये वेल डिफाइंड है। कैसे देखेंगे कि आप एक नॉवल ले आए और कोई कहे कि इसको इस ग्रुप में शामिल करो, तो हम क्या करेंगे, उसका राइटर देखेंगे। यदि उसका राइटर है मुंशी प्रेमचंद जी तो उसको ले लेंगे, और यदि उसका राइटर मुंशी प्रेमचंद जी नहीं है तो उसको बात कर देंगे। यानी बिल्कुल किसी प्रकार का कोई विवाद ही नहीं हो सकता कि इसका कौन मेंबर होगा कौन मेंबर नहीं होगा। मीन्स इट इज वेल डिफाइंड, यही लाइन आएगी, इट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज ए सेट। ऑल इवन इंटीजर है एक 7वां। ऑल इवन जो है वो सम संख्याओं की अंग्रेजी होती है ऑल इवन इंटीजर, और इंटीजर होती है पूर्णांक, सम पूर्णांक। तो सम पूर्णांकों पे कोई विवाद नहीं है। हम सभी को पता है कि सम पूर्णांकों से होते हैं जो 2 से भाग हो जाते हैं। डिविजिबल बाय 2 जो नंबर हैं आपके, डिविजिबल बाय 2 जो पूर्णांक हैं वो सारे सम कहलाते हैं। तो यदि कोई हमें पूछेगा जी कि 75 इसका मेंबर है, तो हम एकदम से कहेंगे जी कि नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज नॉट इवन, ये सम है ही। कोई कहे कि 60 इसका मेंबर है, तो कोई ना नहीं कर सकता क्योंकि 60 इज एन इवन नंबर, कि 60 जो सम संख्या इसलिए इसमें आएगा। तो क्या आंसर होगा इसका भी, इट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज ए सेट। क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, एक कलेक्शन और है,
क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 11वीं की मैथ का, उसमें जो क्वेश्चन है कैसी है ये वेल डिफाइंड है, सारे लिखे हुए हैं उसमें। हम बिल्कुल कह सकते हैं कि क्वेश्चन को देख के ये इसमें है तो आ जाएगा, इस चैप्टर में नहीं है तो नहीं आएगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, इट इज वेल डिफाइंड एंड इट इज ए सेट। 9 है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड, इस संसार के सबसे खतरनाक जानवर, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड, संसार के सबसे खतरनाक जानवर। तो क्या इस पे विवाद है, बिल्कुल विवाद है। कहने को लोग कहेंगे कि जो आदमी है उससे खतरनाक जानवर कोई नहीं है सृष्टि पे, लेकिन हम नहीं कह सकते कि मैन इज मोस्ट डेंजरस एनिमल। यानी कि ये जो ग्रुप बनाएंगे, मान लिया इसमें आपने लॉयन ले लिया, टाइगर ले लिया, तो आदमी ले ना ले, बंदर ले ना ले, बिल्ली ले ना ले, तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट ए सेट। ये क्योंकि सुपरिभाषित नहीं है, डेंजरस एनिमल की कोई परिभाषा नहीं है कि किस एनिमल को हम खतरनाक माने, तो इसलिए ये सेट नहीं हो सकता। तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन से रिलेटेड ये पहला क्वेश्चन था। क्लियर है कि जो सेट है वो एक कलेक्शन होती है, ग्रुप होती है, ग्रुप होता है, समूह होता है, उस समूह के अंदर कुछ सदस्य होते हैं। अब हम आएंगे हाउ टू राइट ए सेट, लिखेंगे कैसे। आपको कोई चीज सामने लिखी हुई है, आप कैसे जानेंगे कि एक सेट है। ये फर्स्ट टाइम आया है, 10वीं तक आप में लोग पढ़ते हैं। तो इट इज रिटन एज A इज इक्वल टू, ये मीडियम ब्रैकेट हम यूज करेंगे, बाहर कैपिटल जो ABCD है उनमें से कोई नाम दे देंगे, और जो इसके अंदर है, जैसे कि ये पहला था हमारा कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ ईयर, तो कौन कौन आएगा, जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 महीने इस ग्रुप में आएंगे। तो इसको बोलेंगे हम कि जैसे ही आप ये लिखा हुआ देखेंगे, तो जैसे जैसे पढ़ेंगे तो एकदम आप समझेंगे कि दिस इज ए सेट विच कंटेन्स 3, इनका नाम होता है एलिमेंट्स। मेंबर्स भी क्या देते हैं हम, मेंबर्स। सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, जनवरी, जून, जुलाई। ये मीडियम ब्रैकेट लगानी है, ऐसा नहीं कि आप इसको यूं कर दें अपनी मर्जी से, यही ब्रैकेट यूज करेंगे मीडियम ब्रैकेट, और ये जो एलिमेंट है इनको कोमा से सेपरेट करेंगे एक दूसरे को। ये लिखने का प्रॉपर मेथड। क्या समझेंगे अब ये क्या लिखा हुआ है, हम एकदम समझेंगे कि ये बी जो है कोई सेट लिखा हुआ है विच कंटेन्स 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4। अब एक सिंपल ही पढ़ेंगे हम, ई जैसा, इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू और इज ए मेंबर ऑफ, दोनों का एक ही मतलब है, बिलोंग्स टू कर लें या इज ए मेंबर ऑफ। और यदि आप इसको क्रॉस कर दें तो इट मीन्स डज नॉट बिलोंग टू, कि इसका मेंबर, या इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस, कि ये इसका मेंबर नहीं है। तो ये दूसरी बात है इस फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आपको सीखनी है, समझनी है डेफिनेशन के बाद, कि ये निशान किसका है। तो इस निशान का अर्थ है, ये जो सिंबल है वो है बिलोंग्स टू या इज ए मेंबर। जैसे हमें ये लिखना हो कि ये जो बी है इसका एक मेंबर है जी 3, तो कैसे लिखेंगे हम, 3 इज ए मेंबर ऑफ सेट बी, कि सेट बी का एक मेंबर है 3। मान लिया मैं लिख रहा हूं कि 5 इसका मेंबर नहीं है, तो 5 इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट बी। तो इस तरह से हम लिखेंगे। इस पे भी एक क्वेश्चन इसमें जो सेकंड है वो बनाया हुआ है, ये जो सिंबल है, यानी कि हमने क्या हुआ, एक तो सेट हमें लिखने का एक प्रॉपर मेथड आना चाहिए, इस तरह से ये ब्रैकेट यूज करेंगे, ये एलिमेंट्स लिखेंगे, इनको कोमा से सेपरेट करेंगे ऐसे। उसके बाद यदि हमें ये लिखना हो कि इस सेट ए में एलिमेंट है 1, तो उसको यूं लिखा जाएगा 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। इस पे भी क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ आपकी एक्सरसाइज में, उसमें उसने एक सेट किया हो, ऊपर नाम लिखा हुआ उसका ए,
और उसके अंदर 6 एलिमेंट उसने लिखे, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट उसके अंदर लिखे हुए। फिर उस पर क्वेश्चन बनाया हुआ उसने फर्स्ट, और फर्स्ट क्वेश्चन ये है 5 डैश 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 ए, और ये जो बीच में ब्लैंक है, जो खालिस्तान है, उसमें कहता है या तो बिलोंग्स टू पर ये या डज नॉट बिलोंग टू पर ये। तो 5 इज ए मेंबर ऑफ ए, 5 तो ए का मेंबर है, 5 तो इसको बिलोंग करता है, तो हम बनेंगे 5 इज ए मेंबर ऑफ ए। सेकंड उसमें बनाया है उसने 8 फिर ब्लैंक ए, ये सिंपल करना है या ये करना है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि 8 ए का मेंबर है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि 8 ए का मेंबर नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए और 8 इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट ए। तो बाकी भी 3-4 पार्ट और दिए हुए हैं, तो आप लोग वो कर लेंगे, बिल्कुल ही इजी है ये। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। There are 2 ways of writing a set. One is roster method and another is set builder form. Set builder form. रोस्टर मेथड को टेबुलेशन मेथड भी कह देते हैं हम, और सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलेशन मेथड भी कह देते हैं। मीनिंग क्या है, जो अभी अभी हम लिख रहे थे, दैट इज रोस्टर मेथड। इन रोस्टर मेथड एक्चुअल एलिमेंट्स आर रिटन, एक्चुअल एलिमेंट्स आर रिटन, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वही लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा कि सेट ए कंटेन्स 1, 2, 3, 4, तो जब यूं लिखा जाता है दैट मेथड इज कॉल्ड रोस्टर मेथड ऑफ राइटिंग ए सेट। तो क्लियर है कि सेट ए में 4 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इज रिटन, एक परिभाषा लिखी जाती है, एक गुण लिखा जाता है। डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इज रिटन, कि जो एलिमेंट्स उसके अंदर लिखे हैं वो परिभाषित रूप में या एक गुण उनका लिख दिया जाता है, जिसका मीनिंग वही होता है। जैसे ये जो सेट ए है, इसी को आप कैसे लिख दें, ए इज इक्वल टू, अब सेट है ये, तो सेट की ब्रैकेट आएगी। फॉर एन एलिमेंट एक्स, सभी के लिए हम 1, 2, 3, 4 के लिए क्या लिखेंगे, सभी को एक्स रिप्रेजेंट करेगा। अब इस एक्स की एक क्वालिटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ये सिंबल हमने अभी अभी यूज किया था, ये जो कैपिटल एन है इट मींस नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। साथ ही साथ प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 अनंत होती हैं, लेकिन हमें तो यहाँ 4 तक लिखनी है, इसलिए एक फाउंडेशन और इस पे लगा देंगे, और वो क्या होगी, x इज लेस देन इक्वल टू 4। इसी चीज को यदि आप यूं लिख दें तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसका भी मीनिंग जब हम निकालेंगे कि सेट ए में वो एक्स लिखने हैं जो कि नेचुरल नंबर हो और 4 या 4 से कम हो, तो ये भी कैसे हैं, ये भी नेचुरल नंबर है, 4 या 4 से कम है, दोनों का सेम मीनिंग है। तो जब आप ऐसे लिखते हैं दिस मेथड इज रोस्टर मेथड, जब आप उसको यूं लिखते हैं दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। इसी पे क्वेश्चन इसमें 3-4 बनाए हैं आपकी एक्सरसाइज में, और यही मेन पोर्शन भी है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। तो एक तो इसमें क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बनाया है, उसमें आपको कुछ सेट दिए हुए हैं इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में, और आपको बताना है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, राइट इन रोस्टर फॉर्म। और क्या सेट है पहला, उसका नाम उसने रखा हुआ है सेट ए, और वो कैसे लिखा हुआ है कि सेट ए कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर कहलाता है पूर्णांक, x is an integer and -3 less than equal to 7 less than 7। तो आपको ये बताना है इसमें कौन कौन आएगा, एक लाइन के सम्स है ये, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। इसको पढ़ के आपको ये बताना है इसमें कौन कौन आएगा एक्चुअल में। तो ये क्या कहता है
कि इसमें कौन लिखने हैं कि जो पूर्णांक हो, पूर्णांक होते हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4 और इधर -1, -2, तो ये सारे पूर्णांक है। लेकिन साथ में इसने कंडीशन भी लगाई है तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। कहां से कहां तक? -3 से लेके 7 तक लिखना। तो -3 के साथ इक्वल है। इस सिंबल में इसमें दोनों में डिफरेंस होता है। इस सिंबल का मतलब है लेस देन, छोटा होना चाहिए। इसमें ये साथ में आ जाता है, इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ लेस देन इक्वल है, ये लेस देन है, यानी कि ये इक्वल भी हो सकता है लेकिन यहाँ इक्वल नहीं हो सकता। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि -3 हो सकता है क्योंकि x की वैल्यू -3, उसके अलावा -2, -1, 0, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 में तो 7 से छोटा लिखा हुआ है। तो आप यूं लिखते हैं, ये और ये दोनों का सेम मीनिंग है। ये है रोस्टर फॉर्म, एक्चुअल में हमने एलिमेंट्स लिख दिए और ये ऊपर इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो इसी प्रकार इसमें सेकंड क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, क्या कहते हैं वो कहता है कि आप सेट का नाम उसमें बी दिया हुआ है, बी कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, अभी अभी आई थी है, नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 6 से छोटी लिखनी है। मेरे ख्याल से ज्यादा चर्चा वाली बात ही नहीं है। क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 और 5। 6 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन है। यदि यहाँ इक्वल भी हो जाए तो फिर 6 भी शामिल कर लेंगे हम, फिलहाल 5 तक आए। तो ये सेकंड पार्ट है इसका। थर्ड है, उसका सेट का नाम उसने दिया हुआ है सी और सी में दिए हुए उसने एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर। एक्स इज 2 डिजिट, 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट नंबर और whose sum is नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर whose sum is sum of whose digits is 8। तो इसको आप पढ़ेंगे तो ये कहीं हिंदी में यदि आप बात करें तो इसका मतलब है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या और संख्या भी कैसी? प्राकृतिक संख्या, यानी 1 से आगे, जिसके अंकों का योग 8 हो। जो अंक हैं उस संख्या के, उनका योग 8 हो। तो बोलो इसमें कौन कौन आएगा जी? 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है, 99 तक होती है। तो पहली संख्या मेरे ख्याल से क्या होनी चाहिए? 17, 1 और 7 8 होता है। फिर कौन होना चाहिए? 2 6 26, फिर 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 1। क्या और भी है कोई? एक और होगा नंबर, दैट इज 80। 80 भी ऐसा नंबर है कि 2 अंकों का भी है और इसके अंकों का जोड़ भी 8 है। तो ये जो सारी संख्याएं हैं इनमें ये गुण है कि ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 2 अंकों की हैं, अंकों का जोड़ 8। चौथे में उसने दिया हुआ है कि सेट डी है और सेट डी में क्या है? इट कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य प्राइम नंबर एंड दैट प्राइम नंबर इज डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर ऑफ 60, डिवाइजर का मतलब भाजक, 60 को भाग भी करता हो, अभाज्य भी हो, 60 को भाग भी करता हो। अब 60 के डिवाइजर कौन से हैं? डिवाइजर ऑफ 60, पहले टोटल देख लेते हैं हम। 1 से तो सभी डिवाइड होते ही हैं, 2 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 7 8 9 से नहीं होगा, 10 से होगा, 12 से होगा, 15 से होगा और मेरे ख्याल से 30 से और 60 से। ये ऐसे नंबर हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं, लेकिन ये सारे नहीं लिखने हैं। इनमें से जो है भाज्य हैं केवल वो लिखने हैं। तो आप अभाज्य छांट लीजिए। 1 को भाज्य नहीं माना जाता, 2 है,
3 है, 5 है, बाकी सारे नंबर कंपोजिट हैं। कंपोजिट का मतलब सभी के सभी जो है वो किसी न किसी से भाग होते हैं, भाज्य हैं सभी के सभी। तो कौन बचे केवल, इसका मतलब डी में। तो डी में नंबर आएंगे 2, 3 एंड 5। ये 3 नंबर ऐसे हैं कि तीनों अभाज्य हैं और तीनों ही 60 को डिवाइड करते हैं। बाकी जो 60 को डिवाइड करते हैं वो भाज्य हैं, अभाज्य नहीं है। तो इसने कहा था अभाज्य लिखिए। तो ये हमारा इसमें आगे 5वां सेट इसने दिया हुआ है, नाम दिया हुआ उसका ई, और उसमें क्या कहता है ये, इट कंटेन्स एक्स सच दैट ऑल लेटर्स, लेटर बोलते हैं वर्ण को, ABCD, ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। कि ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है उसको लिखने में जो लेटर यूज हुए हैं, तो इससे इजी तो क्या होगा, क्या लिखना आपको, क्या क्या यूज हुआ इसको बनाने में। इसको बनाने में T यूज हुआ है, कोमा, R का इस्तेमाल हुआ है, I आया है, Z आया है, O आया है, N आया है। ये O दोबारा आया है, तो सेट में किसी एलिमेंट को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, ना ही लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि सेट क्या होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है। अब एक ही समूह में मान लिया 4 मित्र हैं, राम श्याम मोहन, तो उसमें राम श्याम मोहन और चौथा कोई ले लिया, तो राम का ऐसा नाम तो नहीं कि बार बार लिखेंगे, राम तो एक ही है, तो ग्रुप में वो एक ही जगह आएगा। तो ये जो O जब आ चुका है तो ये आगे फिर दोबारा O लिखने की जरूरत नहीं है। इसको भी O के बाद N आया है, N के बाद M आया है, M के बाद E आया है, E के बाद T, लेकिन T ऑलरेडी आ चुका है, R ऑलरेडी लिखा जा चुका है, और Y, और ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देंगे। ध्यान से लिखना ऐसे ही है, ये कोमा से सेपरेट करने हैं सारे, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, रिपीट में कोई लेटर नहीं लिखना है। तो ये आपका इसी तरह छठा है कि बैटर किस किस से बनता है, वो आप लोग खुद कर लेंगे। इसका रेसिप्रोकल दिया हुआ फिर आप इसमें क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या कहते हैं, कैलकुलेशन मेथड दिया, रोस्टेड फॉर्म में दिया हुआ एक सेट, जैसे इसने सेट दे दिया, पहला क्वेश्चन है, सेट दिया हुआ है 3, 6, 9, 12। आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, डेफिनेशन में लिखना है। तो आपको एक ऐसी डेफिनेशन बनानी है जिसका यही मीनिंग हो। तो इनका कोई यूनिक आंसर नहीं है, कई आंसर्स लिख सकते हैं आप। जैसे कि मैं लिखता हूं एक, A कंटेन्स X, ये सेट बिल्डर फॉर्म अभी हमने लिखी हुई थी, हमें दी हुई थी, सभी में ऐसे लिखा था। A कंटेन्स एलिमेंट X, अब इस X की यहां प्रॉपर्टी लिखें, क्या लिखें, या ऐसा करें, चलो 2 तरीके से लिख के दिखाते हैं। इसको लिखो X इज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल को आप पहाड़ा कह सकते हैं जी, कि X किसमें है, 3 के पहाड़े में है, ये 3 का ही पहाड़ा लिखा हुआ, लेकिन ये 12 तक लिखा हुआ है, और इसलिए हम कंडीशन लगा देते हैं क्या, X लेस देन इक्वल टू 12, कि 12 से छोटा है, 3 के पहाड़े में है। तो यही मीनिंग आए, जरूरी है आप यही लिखें। इसका दूसरा डेफिनेशन आप बना सकते हैं, क्या लिखें, X की बजाय यहां करते हैं 3X, 3X, और X के बारे में क्या लिखें, X इज ए नेचुरल नंबर, की X जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत दूर तक होते हैं, हमें 12 में इसको बंद भी करना है। और क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 4, 4 से छोटा लिखेंगे। A इज इक्वल टू 3X, X नेचुरल नंबर, तो जैसे ही आप X नेचुरल नंबर लेंगे इसका मतलब